1967 जून 5 सुबह 7:45 बजे इजरायली वायुसेना के 200 से अधिक लड़ाकू विमान इजिप्ट के हवाई क्षेत्र में दिखाई दिए। इजराइल के विमानों का उद्देश्य मिस्र की वायुसेना को उनके हमले से पहले एक पूर्व निवारक हमला करके उन्हें बेअसर करना था। इजिप्ट की वायुसेना उन दिनों मध्य पूर्व में सबसे बड़ी व्योम सेना थी। केवल घंटों तक चला इजरायली हमले में इनमें से अधिकांश नष्ट हो गए थे, लेकिन इजराइल के निशाने पर सिर्फ लड़ाकू विमान ही नहीं बल्कि उनकी हवाई पट्टियां भी थीं। इन विशेष रूप से डिजाइन किए गए बमों ने मिस्र के 18 रनवे पर विशाल गड्ढे बनाए, जिससे बाकी विमानों का टेक ऑफ करना असंभव हो गया था। परिणाम पूर्ण इजरायली हवाई प्रभुत्व था। आने वाले दिनों में सियरा और जॉर्डन की वायुसेना को भी नष्ट कर दिया गया और इजराइल ने केवल 6 दिन में युद्ध जीत लिया। 1967 के अरब इजराइल युद्ध ने एक बात स्पष्ट कर दी कि एक देश की जीत और हार में बेहतरीन विमानों के साथ साथ रनवे का भी होना जरूरी है। किसी युद्ध में हवाई पट्टियों को नष्ट करने के लिए इतिहास में पहली बार एक विशेष प्रकार के बम का प्रयोग किया गया था, लेकिन आज के जमाने में सामान्य रूप से अधिक और शक्तिशाली एंटी एयरफील्ड बम का उपयोग किया जा रहा है। इनमें से एक उदाहरण है डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया 100 बम। फ्रेंच कंपनी मात्रा के डुरैंडल ऐसे बमों में सबसे अधिक प्रशस्त थे। ये 1967 में इजराइल इजिप्ट के खिलाफ प्रयोग किया हुआ बम के संशोधित संस्करण है। ऐसे बम हमारे पारंपरिक दुश्मन चीन और पाकिस्तान के पास हैं और इसीलिए भारत हमारे राज्य मार्गों पर लैंडिंग एयरक्राफ्ट का परीक्षण कर रहा है, क्योंकि आपात स्थिति में इन सड़कों को इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा या ELF में बदला जा सकता है। लेकिन सभी हाईवे पर विमान का उड़ाना या उतरना व्यवहारिक नहीं है। हालांकि राजमार्ग और रनवे के रूप में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निर्माण में अंतर है। राजमार्गों का उद्देश्य अपेक्षाकृत कम वजन वाले कई वाहनों के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। हालांकि संख्या में कम रनवे विशेष सड़कें हैं जो विमान को उड़ान भरने और उतरने की अनुमति देती हैं। उदाहरण के लिए एक मिलिट्री एक्सेल ट्रक जो आमतौर से हमारी सड़कों पर चलता है अधिकतम 30 टन से कम भार ले जा सकता है। हालांकि C-130J सुपर हरक्यूलिस परिवहन विमान का अधिकतम टेक ऑफ वजन 70 टन से अधिक है। इतना ही नहीं, विमान का पूरा वजन भी उनके लैंडिंग गियर पे केंद्रित होता है। अतिरिक्त वजन के कारण सड़क से टूटा हुआ पत्थर भी आने वाले विमानों के जेट इंजन के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इन सब को ध्यान में रखते हुए विमानों की लैंडिंग के लिए हाईवे स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं। इमरजेंसी लैंडिंग की सुविधा का आविष्कार सबसे पहले पूरी दुनिया में नाजी जर्मनी ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम वर्षों में दुश्मन देशों के हमलावरों द्वारा जर्मन हवाई पट्टियों को नष्ट करना आम बात थी। इस समस्या को दूर करने के लिए जर्मनी ने अपने हाईवे श्रृंखला ऑटोबान के कुछ हिस्सों को लैंडिंग स्ट्रिप बना दिया। ऑटोबान के तट पर खड़े लड़ाके उन दिनों एक नियमित दृश्य थे। युद्ध के बाद दुनिया के कई देश ELF को इस तरह बनाते थे और उसमें प्रशिक्षण लेते थे। शीत युद्ध के बाद नाटो और सोवियत रूस जैसे देशों ने जो युद्ध कक्ष में लड़े थे कई ELF को इस तरह रखा, लेकिन 1967 के अरब इजराइल युद्ध में ही ELF की कमी सबसे ज्यादा दिखाई दे रही थी। केवल 4 साल बाद हुए भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान ने इजराइल की नकल करने का प्रयास किया, फिर भी भारत की मजबूत वायुसेना के विरोध से उस प्रयास को विफल कर दिया गया। लेकिन 2010 में भारत ने पाकिस्तान को अपने राजमार्गों पर एक चेतावनी के रूप में 2 ELF स्थापित करते दिखाए। इसके अलावा तब तक स्थिति इस तरह बदल चुकी थी कि पश्चिम के साथ साथ पूर्व से भी हमला हो सकता था। उसी वर्ष में भारत ने भी ELF की योजना बनाई थी। भारत ने यमुना एक्सप्रेसवे पर युद्धक विमानों और सैन्य परिवहन विमान उतारकर परियोजना शुरू की थी। आज भारत ने देश भर की प्रमुख सड़कों पर कम से कम 20 ELF बनाने का प्रयास किया है। इसमें से पहला 2021 में पाकिस्तान सीमा के पास पारमार में लॉन्च किया गया है।
शेष 19 ELF भारत की सीमा पर और दक्षिण भारत में तैयार किए जाएंगे। लेकिन ये केवल लैंडिंग स्ट्रिप नहीं होंगे, इसके साथ ही साथ अस्थायी हैंगर, हवाई यातायात नियंत्रक, ईंधन भरने वाला टैंकर, ये सब बनाए जाएंगे। संक्षेप में कहें तो भारत का ELF एक छोटा हवाई अड्डा होगा जिसका उपयोग युद्ध या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में हवाई अड्डे के रनवे में बदलने के लिए किया जा सकता है। देश की प्रगति के साथ साथ देश की सुरक्षा, ये हमारा नारा हो। जय हिंद।